अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आज हम विंशोत्तरी महादशा अंतर्दशा पर हम बात करेंगे, लेकिन एक निवेदन रहेगा कि आप कार्यक्रम को आज बड़े धैर्य के साथ समझें। मैं हालांकि विंशोत्तरी महादशा पर पहली बार चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं पहले आपको बहुत विस्तार से जानकारियां दे चुका हूं, पाराशर शास्त्र के अनुसार या फिर मानसागरी के अनुसार। मैं कई जो सिद्धांत है मैं उनके अनुसार आपको जानकारी दे चुका हूं। आज मैं बहुत डीप यहाँ पर जानकारी आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य से समझें। यह निवेदन आज आपसे रहेगा। देखिए, विंशोत्तरी महादशा, देखिए ज्योतिष की अगर हम बात करें बहुत संक्षिप्त में मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखूंगा। तो ज्योतिष का हालांकि बहुत सारे मायने और अर्थ होता है। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, ऐसा माना गया है कि वो चक्षु हैं और आप समझ सकते हैं कि नेत्र हमेशा से दिखाने का काम कर सकते हैं, यानी हम उनसे देख सकते हैं। चाहे हम मोड़ देखते हो, चाहे हम भविष्य का आकलन कर रहे हो, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, अपने कैरियर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, बिजनेस, व्यापार, जो भी A to Z, ठीक है। लेकिन खासकर आज हमारा जो बिंदु है वो देखने का मतलब केवल हम ज्योतिष प्रश्न या प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, इससे संबंधित है। तो इसके लिए हमारा दो चीज होते हैं ज्योतिष में, एक तो गणित होता है और एक फलित होता है। गणित से हम गणना कुंडली का निर्माण करते हैं और फलित से हम उसका फलादेश, उसका फलाफल समझने का या जानने का प्रयास करते हैं। तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अब जब हम कुंडली देखते हैं तो उसके 3 पार्ट है। बहुत धैर्य से आप समझे प्लीज। आज मैं बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को तैयार कर रहा हूं आपके लिए। 3 पार्ट क्या क्या उसके। पहला पार्ट तो है जो आपका बर्थ चार्ट है उसको समझना, यानी ग्रहस्थितियों को समझना, उसका आकलन करना, उसके बारे में समझना। दूसरा पार्ट है गोचर की कुंडली देखना, क्योंकि मैं एक कुछ क्वेश्चन मार्क यहां पे रखे हैं कि सटीक फलादेश हम कैसे करें। ये उनके लिए भी है जो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सीख रहे हैं, या मेरे जैसे कुछ जिज्ञासु हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि प्रश्न हम कुंडली को, हम फलाफल को कैसे समझें, हम अपनी कुंडली कैसे देखें या अपने सामने वाले की कैसे देखें, कैसे विचार करें फलादेश का। तो उसमें 3 चीज है। जन्म कुंडली पहला पार्ट, गोचर कुंडली यानी वर्तमान आज की कुंडली, उसकी राशि के अनुसार आज की कुंडली तैयार करें, दूसरा, और तीसरा है दशा। और दशा में भी 2 चीजें आ जाती है, एक विंशोत्तरी महादशा और एक फिर योगिनी महादशा। फिर दशाओं में अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वो फिर और डीप हो जाएगा। तो इसमें देखिए सिर्फ दशा काल को हम कैसे समझे, आज का जो चैप्टर है, ठीक है। तो दशा को कैसे समझना है। देखिए, गागर में सागर भरना, ये मैं कह सकता हूं और इसको समझा जा सकता है, लेकिन भरा नहीं जा सकता है। इस बात को सदैव से हमें ध्यान में रखना होगा और समझना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा गागर में सागर जैसा ही है। मैं कह सकता हूं, मैं इसको आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, हो सकता है आप समझ भी सकते हैं, लेकिन गागर में सागर भरना संभव नहीं हो सकता है। इस बात को बड़ा मैं क्लियर समझा देता हूं। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपसे कुछ बात यहां पर देखो, दशाफल को कैसे हमें समझना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर बताए, मैंने नोट किया है। देखिए, सबसे पहले 3 बिंदु मैंने महत्वपूर्ण रखे हैं, क्योंकि ग्रहों को 3 संज्ञा में रखा गया है। एक तो शुभ ग्रह होते हैं, एक फिर पापक ग्रह आते हैं, और एक क्रूर ग्रह होते हैं। तो इन 3 प्रकार की दशा, जो ग्रह दशाएं होंगी, वो 3 प्रकार से चलेंगे। अंतर खासकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मान लो शुभ ग्रह के अंदर पाप ग्रह का अंतर चल रहा है या पाप ग्रह में क्रूर ग्रह चल रहा है, तो ये इसमें चैप्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विंशोत्तरी महादशा जब भी हम समझें दशा काल को, तो ये हमें जो पॉइंट्स हैं उनको समझना होगा। दूसरा, जब हम दशा के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हो या समझने का प्रयास कर रहे हो, तब हमें ग्रहस्थिति को देखना होगा कि ग्रहस्थिति कैसी है। मान लो सूर्य के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य उस समय जन्म कुंडली में कहां बैठे हुए हैं, कौन से भाव के स्वामी बन के बैठे हैं, उच्च होकर बैठे हैं, नीच होकर के बैठे हैं, वो उसकी स्थिति जो है पापाक्रांत है, युति में कौन सा ग्रह साथ बैठा हुआ है, उसकी अपने घर पर दृष्टि है, ये अपने घर से कहां बैठा हुआ है, ये सब चीज हमें जन्म कुंडली के हिसाब से उसको चेक करना होगा, ठीक है। दूसरा, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक बिंदु और भी है कि हमें तात्कालिक चक्र में और पंचधा मैत्री चक्र में, हमें तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों हमें देखना होगा कि वह ग्रह किस सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है कि वो तात्कालिक में शुभ है लेकिन वो नैसर्गिक शुभ नहीं है। तो इस चीज का भी खासकर जो महादशा और उसकी अंतर्दशा है उस पर फर्क पड़ता है। इस बात को भी सदैव ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब है कि किस ग्रह
हमारा जो ग्रह है वो किस राशि, ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन किस नक्षत्र में बैठा है यह भी कई बार काफी बड़ा रोल इसमें निभाता है। दूसरा है कि कारक और अकारक, कारक और मारक, यह ग्रह है या नहीं है। कई बार मारक ग्रह भी शुभ फल देते हैं और बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं देते, सॉरी, और कई बार मारक ग्रह बहुत हानिप्रद होते हैं। तो ये चीजें हमें समझना होगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महादशा की, जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है। देखिए, ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट इसलिए भी आपको समझा रहा हूं, ये केवल आपकी इसी दशा में नहीं, आपके हर दशा में आपको ये बात समझनी होगी कैसे हम महादशा और अंतरदशा को समझें। अब हम सूर्य महादशा की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य महादशा जीवन काल में जब भी हमारे आएगी तो निश्चित रूप से मान सम्मान आपको दिलाएगी, क्योंकि वो मान सम्मान का कारक है, वो प्रतिष्ठा का कारक है वो ग्रह। तो इसलिए सूर्य की दशा जब भी आएगी वो उच्च पद, राजकीय पद, खासकर जो ट्रांसफर की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, उसमें भी सूर्य काफी बड़ा रोल यहां पर अदा करता है। प्रमोशन की बात आती है, उच्च पदों पर जाने, या राजनीतिक पद प्रतिष्ठाओं की भी जब बात आती है, राजनीतिक पदों में भी पदोन्नति की बात आती है तब भी, या फिर जो है आप प्रशासनिक सेवाओं में हो वहां पर भी, या फिर आप किसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप कर रहे हैं, तो आपके पद की उन्नति करना ये सूर्य का काम है। आपको आपके कार्य के अनुरूप यश देना यह भी सूर्य का काम है। तो राजनीतिक लाभ और प्रशासनिक, राजकीय, ये सब लाभ भी आपको यहां पर देने वाला है। और धर्म में रुचि, यह नैसर्गिक रूप से इसका एक लक्षण होता है। पिता के साथ सहयोग, पिता के कार्यों में आप अपने हाथ बटाना, उससे संबंधित काम में आपको ग्रो करना, विदेश यात्राएं, चाहे आप एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो, चाहे आप नौकरी के हिसाब से वहां पे जा रहे हैं। जॉब वालों को जॉब की भी अच्छी संभावनाएं बनती हैं, और अगर आप शिक्षा के हिसाब से भी वहां पर जा रहे हैं तो भी आपको विदेश जाने के लाभ यहां पर मिल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, ये सामान्य फल की बात है। अगर हम पुनः, मैं आपको एक बार फिर से कह दूं, ये हम एक सूर्य के महादशा के फल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्तिगत आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन यहां पे नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे ना। आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो ये मैंने जो आपको बिंदु बताए हैं, ये पॉइंट्स को आप नोट करें और उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपने कुंडली पर देखें कि ये महादशा हमें क्या फल प्राप्त कराएगी। तो ये हमें इसमें बहुत बेहतर रूप से समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि महादशा के कार्यक्रम को तो बहुत विस्तार से हम कितने अलग अलग पार्ट में भी बताएं तो भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत विस्तार से हम यहां पर कह सकें। मैंने कहा ना, गागर में सागर भरना, ये मैं आपको समझा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन मैं भर नहीं सकता हूं। हम उस पद्धति के अनुसार बात जरूर कर रहे हैं। तो ये मेरे जैसे जिज्ञासुओं के लिए है, या जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में कुछ आकलन करना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम के रूप में समझ सकते हैं। प्रतिकूल अगर सूर्य है तो कैसे फल देंगे। प्रतिकूल अवस्था में सूर्य मान हानि करेगा, किसी भी ऐसे विवाद के अंदर फंसा देगा। मान लो सूर्य के अंदर केतु का अंतर आ रहा है, मैं अंतर पे भी अभी क्रमशः बात करूंगा कि कैसे कैसे अंतर दशाओं में फल देगा। तो प्रतिकूल सूर्य क्या करेगा, मान हानि करा देगा। कोई भी ऐसा काम करा देगा कि वो व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, अपमान सहन करना पड़ सकता है, पिता से विवाद हो सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि आप जहां जिस पद पर हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, वहां पर कोई अचानक से एक नई खलल, कोई नई बाधा उत्पन्न हो जाए और फिर आपको वहां पर प्रतिकूल परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल फल का यहां पर एक बिंदु है। यानी अगर सूर्य खराब है तो खराब कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया, कई पॉइंट है, जैसे कि नीच है, पाप अस्त है, पापाक्रांत जो है ग्रह है, कोई साथ में ऐसी युति ग्रह की है जो उसकी प्रतिकूल है, विपरीत है। तो ऐसे में वह सूर्य आपको दंड की भी स्थिति बना सकता है, और जो राजकीय दंड है, सरकारी, अच्छा चोट फटांग जो है, चोट आदि की जो स्थिति बनाना, इस प्रकार की, या सिर वेदना, सिर ज्वर, सिर में चोट लगना, सिर को खाकर सेंसिटिव माना गया है सूर्य की दशा के अंदर। नेत्र पीड़ा, नेत्र ज्वर, यह खासकर यहां पर बन सकता है। उदर में दिक्कत हो सकती है, इस प्रकार की समस्या यहां पर आ सकती है। पिता के साथ मतभेद हो सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, कार्य में कोई ऐसा
एक हलचल की स्थिति पैदा हो सकती है कि अचानक आपके कार्य को जो है जहां ऊपर की ओर चलना चाहिए वहां नीचे की ओर शुरू हो गया। तो ये प्रतिकूल जो सूर्य का फल है वो आप समझ सकते हैं। भौतिक ताप जो संताप है वो व्यक्ति को सताने लगेंगे। और मान लो मारक और कारक का जो मैं समझा रहा था आपको चैप्टर, मान लो कि वो आपका मारक ग्रह भी है लेकिन वो कारक भाव में है, तो वहां पर जो उसका बहुत बल है, उसका जो फल है वो अशुभ फल नहीं ऐसे में वो देता है, वो वहां पर मध्यम कैटेगरी में आ जाएगा। और मारक ही है सूर्य और मारक का ही फल चलेगा। तो फिर हालांकि मैं मारक पर पहले चर्चा कर चुका हूं, मारक फल कैसे देते हैं, उसको कैसे समझना चाहिए। ये नहीं कि मारक का मतलब कई बार लोग मृत्यु समझ जाते हैं, या षटाष्टक के में भी कई बार जब लोग बात आते हैं, खासकर कुंडली मिलान की जब बातें होती है उस समय लोग उसको मृत्यु कारक या मृत्यु समझते हैं। तो मृत्यु अलग चीज है और मृत्यु तुल्य चीज अलग है, दोनों अलग अलग बातें यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि वो विषय अलग है, उस पर हम बहुत अलग से फिर चर्चा करेंगे। देखिए सूर्य में सूर्य की दशा अगर चलेगी, वैसे ये सिद्धांत नहीं कहा जा सकता कि जो ग्रह की दशा है उसी का अगर अंतर चलेगा तो शुभ होगा, ऐसा सारी स्थितियों के अंदर नहीं होता है। लेकिन सूर्य के हिसाब से देखा जाए, सूर्य अनुकूल है तो सूर्य में सूर्य का फल लगभग अच्छा जाएगा। चंद्रमा धन और कोष की वृद्धि करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियली व्यक्ति को मजबूत बनाएंगे। कृषि लैंड व्यक्ति ऐसे में खरीद सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भूमि का जो चयन है वो ऐसे में व्यक्ति कर सकता है। एक चीज यहाँ पर ये भी है, फिर हमें वही सूर्य और चंद्रमा को देखना होगा कुंडली के अंदर भी, सूर्य कहाँ बैठे हुए, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए और तात्कालिक स्थितियां इनकी क्या है, तो इसके हिसाब से भी हमें सूर्य फल देंगे, ठीक है, सॉरी चंद्रमा फल देंगे। और एक चीज और भी है कि गोचर में भी फिर हमारा सूर्य, खैर सूर्य और चंद्रमा तो बहुत नजदीक हिसाब से चलते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों के लिए हमें देखना होगा, जैसे कि बृहस्पति है जो साल भर चलते हैं, शनि है जो 2.5 साल चलेंगे, उनको खासकर हमें समझना होगा। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल। जो मंगल के अंदर जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी इसका लाभ मिलेगा। अगर प्रतिकूल होंगे तो फिर उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। कोर्ट में विजय, शत्रु पक्ष से जो है अगर अच्छा है तो वहां पर शत्रुओं से आप लड़ पाएंगे, विजय उनसे आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वही प्रतिकूल है तो आपको उसमें विवाद और अड़चने झेलनी पड़ सकती है। आचम भोग राहु, उसके बाद राहु की दशा चली। राहु की दशा सूर्य के अंदर बहुत शुभ नहीं जा सकती। अगर बहुत ज्यादा ग्रहों की अच्छी सिचुएशन है तो बात अलग है, नहीं तो दुर्घटनाएं, चोट, विवाद, मानसिक अशांति, ये जो है राहु के उस पीरियड में आपको मिलेंगे। उसके बाद बृहस्पति चलेंगे, तो राहु सूर्य के अंदर जब बृहस्पति चलेंगे तो ये वैसे भी नैसर्गिक अच्छे हैं, लेकिन इसको तात्कालिक में भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी संतान वृद्धि, धन लाभ, वैवाहिक जीवन में लाभ, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के संकेत, संचय, धन संचय, ये सब जो है बृहस्पति के अंतर में उनको प्राप्त होगा। शनि की बात कर लेते हैं तो वो नैसर्गिक तो पिता पुत्र उनका बनता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी कुंडली में अच्छे हैं तो संबंध जो है थोड़ा सा खटपट हो सकता है। अगर वहां पर कुंडली में संबंध ठीक है तो यहाँ भी सामान्य इसका फल रहेगा। 6, 8, 12 इस तरह से अगर कुंडली में वो नहीं बैठे में तो लगभग वो सामान्य ही गुजरेगा, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते और लेकिन लगभग शुभ भी इसको नहीं कहा जा सकता। बुध का लगभग ठीक ठाक चलेगा, धन संपदा ठीक है ना, अगर क्योंकि वो तो आसपास ही रहने वाले सूर्य बुध, तो इसलिए वो लगभग सामान्य चलेगा। केतु अगर रहेंगे तो केतु कष्टकारक है, ठीक है ना, दंत रोग है, नेत्र रोग है, पीड़ा है, व्यर्थ की दौड़ धूप है, व्यर्थ के ट्रांसफर है, अचानक कोई लफड़ा पड़ जाना, जिससे व्यक्ति जो है इस प्रकार की वो कोई सचेत नहीं था लेकिन अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त जो है दिक्कतें वहां पर खड़ी हो जाती, ग्रह क्लेश है, ये दाम्पत्य जीवन में विच्छेद है, अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जो है, चाहे परिवार के अंदर हो, जॉब में आप जहां पर है वहां पे है, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब शुक्र की बात आती है। देखिए शुक्र के कार्यकाल में देखा जाए तो जब भी सूर्य के अंदर शुक्र आएंगे तो अगर वो अच्छी स्थिति में है तो लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी भी स्थिति शुक्र में बनती है जब आप व्यक्ति जो है कुछ ऐसे प्रेम जालों में फंस जाता है, हृदय से द्रवीभूत होकर के वहां व्यक्ति फंस जाता है, तो वहां पर जो है शुक्र खराब होने की स्थिति में उसको व्यर्थ के प्रेम जंजाल में फंसना या व्यर्थ के इस प्रकार के झंझटों में फंस करके व्यक्ति को मानहानि भी झेलनी पड़ सकती है और कई बार दंड आदि की भी जो है यहाँ पर शुक्र का अंतर उसको देने का काम करता है। तो ये निर्धारित एक तरफ से नहीं किया जा सकता कि वो मतलब किस हिसाब से उसको शुभ कहा जाए, क्योंकि जब तक आप जन्म कुंडली का आकलन नहीं करेंगे, ग्रह स्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक उसके फल कथन को भी स्पष्ट रूप से कहना बड़ा कठिन है। तो आशा करता हूं मैं आपको कहीं ना कहीं सूर्य की महादशा और उसमें सभी ग्रहों की अंतरदशा का जो फल था
वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप सब बने रहें, लगातार हम ऐसी और कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।